वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर क्लास 10 सिविक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स से आपके एमसीक्यू, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है और इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज सिविक्स के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला पॉइंट क्या है सिविक्स से क्लास 10, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। बहुत बार क्वेश्चन बना है श्रीलंका, when श्रीलंका emerged as an independent country, तो याद रखिएगा 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड कंट्री है और हमारी इंडिया की पड़ोसी है, लेकिन एक कोस्टल नेबर है हमारी। याद रखिएगा, कोस्टल बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है। दो ही कंट्रीज हमारी कोस्टल नेबर्स है, एक है श्रीलंका और दूसरी क्या है, मालदीव्स। श्रीलंका को इंडिया से कौन सी चीज सेपरेट करती है, ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को आपस में सेपरेट करती है। पाक स्ट्रेट एक नैरो वाटर चैनल है, तो ये सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। उसके बाद श्रीलंका की कैपिटल आपको पता है, वो भी पूछ सकते हैं। श्रीलंका की हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो सिन्हालाज थे वो तमिल्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे। सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। सिन्हालाज का जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, बेल्जियम को कब इंडिपेंडेंस मिली, बेल्जियम कब इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हुई थी, तो याद रखिएगा 1830 में बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हुई थी। बेल्जियम की स्टोरी भी हमने पढ़ी थी। यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था बिटवीन फ्रेंच एंड डच, लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने फिर इतना अच्छा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया था तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी थी। वहाँ पर इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की थी। और उसके बाद बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल, बाद में यूरोपियन यूनियन बेल्जियम की इस पावर शेयरिंग से इतना खुश हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन ने कहाँ किसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था, ब्रुसेल को ही अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। उसके बाद बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की और श्रीलंका एशिया की कंट्री है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें यही है कि दो रीजन, एक तो मॉरल रीजन यही कहता है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की कुछ वैल्यू है ही नहीं। और प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग ये बोलता है कि पावर शेयरिंग क्या करता है, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं कन्फ्लिक्ट के चांसेस। क्योंकि अगर पावर शेयर की जाती है, हर एक ग्रुप को पावर दी जाती है, हर एक कम्युनिटी को पावर दी जाती है, तो वो आपस में फिर नहीं लड़ते हैं। यही दो रीजन है पावर शेयरिंग के। एक मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब सोल है डेमोक्रेसी का, रूह है डेमोक्रेसी की। और जो प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं कंट्री में वो रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद हमने देखा था बेल्जियम ने कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, उसको भी एक पावर दी थी। इसीलिए कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो कम से कम होंगे और कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ, अगर पूछ सकेंगे टोटल नंबर ऑफ फेडरल कंट्रीज या फेडरलिज्म या फेडरेशन कितनी है वर्ल्ड में, तो टोटल नंबर ऑफ जो फेडरल कंट्रीज है अराउंड 25 है। अराउंड 25 पूरे वर्ल्ड में है फेडरल कंट्रीज। फेडरल कंट्रीज हम उन कंट्रीज को बोलते हैं जो पावर शेयर करती है, जो पावर शेयर, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया पावर शेयर करती है बिटवीन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। यहाँ पर इंडिया एक ही लेवल में पावर शेयर करती है। उसके बाद इंडिया जो है दूसरे तरीके से भी पावर शेयर करती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर होती है। तो ऐसी कंट्री अराउंड वर्ल्ड में 25 कंट्री है जो फेडरल कंट्री है। बाकी कंट्रीज कौन सी जिनके पास
पावर सिर्फ एक लेवल के पास होती है, उनको बोलते हैं यूनिटरी कंट्रीज या नॉन फेडरल कंट्री। जैसे एग्जांपल श्रीलंका एक यूनिटरी कंट्री है, ये पावर को शेयर नहीं करती है, ज़्यादातर पावर सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 22 languages are included in the 8th schedule of Indian Constitution। 8th schedule पूछ सकते हैं कितनी लैंग्वेजेस है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, तो 22 लैंग्वेजेस है। और ये किस स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो याद रखिएगा 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेज जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। उसके बाद हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेज है इंडिया की वो क्या है, वो इंग्लिश है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंसीडरिंग लैंग्वेजेस, अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज को कंसीडर करेंगे, तो इंडिया एक मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कास्ट है और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी लो इन इंडिया। बहुत बार पूछा है, फिलिप्स में पूछा है, यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी लो इन डैश डैश। तो याद रखिएगा इंडिया में अभी भी वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत कम है। नेक्स्ट क्या है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई इन स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये भी पेपर में क्वेश्चन बना है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है यहाँ पर जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में बहुत कम है, याद रखिएगा। उसके बाद PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये कब लॉन्च की गई थी, 2000 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो भी आज रूरल रोड्स बनती है इसी स्कीम के जोरा बनती है। ये एक डिपार्टमेंट बना है अब PMGSY, आपने सुना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंदिरा आवास योजना वाज लॉन्च्ड, IAY जिसे कहा जाता है, जो होस्ट दिए जाते हैं गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना ये कब लॉन्च की गई थी, ये 1985 में। अब इसका नाम चेंज किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम दीजिए, इंदिरा आवास योजना का नाम क्या है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारी इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड है। सेकुलर का मीनिंग यही है कि सेकुलर हम उस कंट्री को बोलेंगे जिस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उस कंट्री में सभी रिलीजन उसके लिए सेम है, हर एक रिलीजन सेम है, किसी भी रिलीजन को वो कंट्री प्रमोट नहीं करती है जो कंट्री सेकुलर कंट्री होती है। और सेकुलर कंट्री में हर एक इंसान का ये राइट है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको आगे प्रमोट कर सकता है, एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडिया विटनेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। ये प्रीवियस ईयर एक पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, इंडिया विटनेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन विच ईयर, तो याद रखिएगा अप्रैल 2006। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसीज। सोशल इनइक्वालिटीज अभी भी है डेमोक्रेसी में, यह हमें पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। पता है हमें इनइक्वालिटीज थोड़ी बहुत है जो डेमोक्रेसी में आज भी है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, बेटर है। हर एक चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ के जो मेरिट्स ज़्यादा होंगे, डिमेरिट्स कम होंगे, उसको हम अपनाते हैं, वही हमारे लिए अच्छी है। और जिस चीज़ के डिमेरिट्स ज़्यादा होंगे, मेरिट्स कम होंगे, वो हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। लेजिटिमेट तरीके से बनाई गई होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। सिटीजन उससे क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, जवाब देना पड़ता है। और रेस्पॉन्सिव होती है, रेस्पॉन्सिबल, हर एक चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना लेजिटिमेट होती है, ना ही अकाउंटेबल होती है, ना ही रेस्पॉन्सिव होती है। उसके बाद म्यांमार इन साउथ एशिया में एक कंट्री है, म्यांमार नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेसी बेस्ड किस पर है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन। यहाँ पर नेगोशिएशंस होती है, यहाँ पर मीटिंग्स होती है, एटसेट्रा होती है, फिर ही जाके कुछ काम किया जाता है। यहाँ पर डिले होता है डिसीजन लेने में, लेकिन जब डिसीजन लिया जाता है तो 99% वो डिसीजन अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कलेक्टिव माइंड्स एक जगह बैठते हैं, फिर जाके
जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रूल ऑफ वन पार्टी होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप बोलते हैं, या रूल ऑफ वन मैन उसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर डेमोक्रेसी बेस्ड है। उसके बाद भारत निर्माण योजना, ये पूछ सकते हैं कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो याद रखिएगा 2005 में भारत निर्माण योजना को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 में। हम किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारा ये राइट है, आपने इन 2 सालों में क्या किया, कितना पैसा आपके पास आया, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारे पास राइट है, हम पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये तो हर एक को पता है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था। और इस एक्ट ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट थी, इस स्टेट को 2 अलग अलग यूटीज में डिवाइड किया था। और इस एक्ट ने क्या किया था, आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया था, और आर्टिकल 370 में भी बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस एक्ट ने 2 यूटीज बनाई थी, एक यूटी ऑफ जे.एंड.के, एक यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, वहां पर कभी इलेक्शन नहीं होंगे, असेंबली इलेक्शन, वो बनी है चंडीगढ़ मॉडल पर। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको बनाया गया है पुडुचेरी के मॉडल पर, ये विद लेजिस्लेचर है, लेकिन यूनिक कैमरा है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल हाउस है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ से एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन इनका जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है। याद रखिएगा, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट कॉमन है, उसका हाई कोर्ट का नाम अब चेंज कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कॉमन है। उसके बाद जो फर्स्ट एलजी बने थे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और प्रेजेंट में जो एलजी है मनोज सिन्हा। उसके बाद लास्ट गवर्नर पूछ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, वो थे सत्यपाल मलिक। उसके बाद इस सेक्शन में 14 पार्ट थे, 103 सेक्शंस थे, उसके बाद 5 स्केड्यूल्स थे, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इस एक्ट ने, इससे पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा में 6 सीटें होती थी, लेकिन अब 1 सीट यूटी ऑफ लद्दाख को मिली है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है अब लोकसभा में सिर्फ 5 सीट्स है, और राज्यसभा के लिए 4 सीट्स है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यूटी ऑफ जे.एंड.के, यहाँ पर लिखा है यूटी ऑफ जे.एंड.के हैव एलोकेटेड 5 सीट्स ऑफ, लोकसभा में 5 सीट्स है और राज्यसभा में 4 सीट्स है। उसके बाद जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये इंप्लीमेंट कब हुआ, पास तो हुआ था ये 5 अगस्त को ये राज्यसभा से, 6 अगस्त को ये लोकसभा से, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी, ये भी याद रखिएगा। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, याद रखिएगा, इंप्लीमेंट ये हुआ था 31 अक्टूबर। अगर पूछेंगे ये जो एक्ट है ये फोर्स में कब आया, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब हुई, यूटी कब बनी, तो 31 अक्टूबर याद रखिएगा। वेट क्यों किया था इतने टाइम का, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक वेट क्यों किया था, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी यहाँ पर सेलिब्रेट, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए 31 अक्टूबर 2019 को ये जो एक्ट था इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बनी थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट इनका कॉमन है, यूटी ऑफ जे.एंड.के और यूटी ऑफ लद्दाख का हाई कोर्ट कॉमन है, लेकिन उस हाई कोर्ट की सिटिंग सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होती है, लद्दाख में कभी जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट वो लद्दाख में वो बैठता नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर में ही बैठता है। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम एलजी बोलते हैं, ये एडमिनिस्टर करता है यूटी ऑफ जे.एंड.के को एडमिनिस्टर करता है एलजी, लेफ्टिनेंट जो गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जो प्रेजेंट में मनोज सिन्हा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम एनसी बोलते हैं, जो हमारी जो रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टीज को ही स्टेट पार्टीज भी कहा जाता है। तो फाउंडर ऑफ एनसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका जो पुराना नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम था, बाद में इसका नाम चेंज किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके फाउंडर कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इन्हें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लाइन ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद टीएमसी तृणमूल का, ये टीएमसी। उसके बाद जो नेक्स्ट है टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस,
ये किसने इसको फाउंड किया था? ममता बनर्जी, याद रखिएगा ममता बनर्जी ने इसको बनाया था, इस पार्टी को, वेस्ट बंगाल की पार्टी है। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, ये याद रखिएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वाज फॉर्म्ड इन 1999। एमसीक्यू बन सकता है, इसके अलावा भी एमसीक्यू बनेगा, कौन इसमें नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट पार्टी है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी पार्टी ने स्टेट पार्टी बनना है, किसी पार्टी ने स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी बनना है। जो नेशनल पार्टी है वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन भी लड़ सकती है और लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ सकती है, लेकिन जो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टीज होती है वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन ही लड़ सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, बीजेपी। बीजेपी वाज फाउंडेड इन, याद रखिएगा 1980 में बीजेपी को बनाया गया था। उसके बाद सिस्टम ऑफ मैनी पार्टीज, जहां पर मैनी पार्टीज का सिस्टम है, जैसे इंडिया एक मल्टी पार्टी कंट्री है तो सिस्टम ऑफ मैनी पार्टीज को कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। उसके बाद चाइना में हमने डिस्कस किया है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है मेजर पार्टी, बाकी कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं वो भी इसी की पार्टी के साथ अलाइड है। तो चाइना में माना जाता है वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है। उसके बाद टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसे बाई पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है, बाई पार्टी सिस्टम, उस पार्टी सिस्टम को कहते हैं जिस कंट्री में सिर्फ दो पार्टीज होती है। तो याद रहेगा इंग्लैंड हैज टू पार्टी सिस्टम। एक और कंट्री है जिसमें टू पार्टी सिस्टम है, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए किस कंट्री में और एक बाई पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। कांग्रेस, जो कांग्रेस है आईएनसी है, इसको कब बनाया गया था, 1885 में बनाया गया था। हमने पढ़ा है एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रिटायर्ड थे, उनका नाम है एओ ह्यूम, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी कांग्रेस की। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है, इंडिया की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका काम क्या होता है, इलेक्शन करवाना यहाँ पर होता है। उसके बाद पार्टीज़ को रिकोगनाइज करना है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी है, यही इलेक्शन कमीशन ही सिंबल अलॉट करता है, पार्टीज़ के सिंबल अलॉट करता है। उसके बाद जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, वो है डॉक्टर विवेक जोशी, पूछ सकते हैं। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको कब बनाया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1925। ये सभी जो है वन वर्ड ऑफ सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के आप तैयार कीजिए, जो ही स्कूल ओपन होंगे आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये लिया जाएगा आपसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, At present, more than 750 political parties are registered with Election Commission of India। ये भी पूछ सकते हैं, आज तक अराउंड कितनी पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो अराउंड मोर देन 75, 750 से ज़्यादा। उसके बाद ECI का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनसीपी वाज फाउंडेड इन, इस पार्टी की आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कीजिए। एनसीपी वाज फाउंडेड इन 1999। डेमोक्रेसी जो है इज मोस्ट, डेमोक्रेसी इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमें डेमोक्रेसी मिलती है। उसके बाद म्यांमार, ये पहले हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री अभी भी नहीं बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी भी नहीं बनी है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसीज नीड टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी को ये ज़रूरत है कि वो एंश्योर करे डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, ये डेमोक्रेसी का काम है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, पहले डिस्कस किया है। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट, ये पहले डिस्कस किया है। बोलीवा इज सिचुएटेड इन लैटिन अमेरिका, ये याद रखेगा क्योंकि यहाँ पर वाटर बिल की वजह से एक जो पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बोलीवा में, तो याद रखिएगा बोलीवा पूछ सकते हैं। ये कहाँ पर है कंट्री, तो लैटिन अमेरिका में ये एक कंट्री है। तो थैंक यू सो मच, आज हमने सिविक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू।